अच्छा भला ब्रश कर रहे थे आप, तभी आपकी नज़र मुंह पर पड़ी, देखा कि वहाँ तो खून लगा हुआ है। लेकिन ब्रश करने से तो दांत साफ होते हैं, खून नहीं निकलता। पर फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि कफ सिरप को सिर्फ 1 महीने तक ही इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना उसे पीने का कोई असर ही नहीं होता। क्या ये बात वाकई सच है, जानेंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। वजन घटाना है पर समझ नहीं आ रहा कि डाइट कैसी हो, वेट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाएं, ये पता करेंगे अपने तीसरे सेगमेंट में। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। हम सुबह उठकर ब्रश क्यों करते हैं? ताकि दांत साफ रहे, उनमें कोई गंदगी न जमा हो, मसूड़े मजबूत रहें। अब कई बार हम बड़ी लगन से ब्रश कर रहे होते हैं, तभी ब्रश करते करते हमारे मसूड़ों में दर्द होने लगता है, उनसे खून निकलने लगता है। कभी ये खून कम होता है तो कभी थोड़ा ज़्यादा, पर ब्रश करते हुए आखिर मुंह से खून निकलता क्यों है, यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि ब्रश करते हुए कुछ लोगों को खून क्यों आता है, कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ब्रश करते वक्त खून ना आए इसके लिए क्या करें, हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए और इसे करने का सही तरीका क्या है, सुनिए। मसूड़े होते हैं नाजुक, सही तरीके से ब्रश ना करें या तेजी से ब्रश करें तो मसूड़ों से खून आने लगता है। दूसरा ये है कि अगर बहुत गंदगी जमा है आपके दांतों मसूड़ों में तो भी खून आता है। अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, आपके दांत हिल रहे हैं, आप अगर बहुत ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जैसे तंबाकू जो कि घिस घिस के रगड़ते हैं अपने दांतों या मसूड़ों में, वो भी आपके दांतों को कमजोर करते हैं, जिस वजह से पायरिया और मुंह से खून आने की समस्या बढ़ जाती है। तीसरी चीज ये देखा गया है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, जी हाँ, जैसे प्रेग्नेंट औरत हो गया, डायबिटीज के शिकार पेशेंट, उनमें भी हमें मसूड़ों से खून आना या पायरिया की दिक्कत आती है। जैसे ही आपको लगे कि आपके दांतों में या आप कुछ हार्ड चीज बाइट कर रहे हैं, जैसे एप्पल हो गया, नाशपाती हो गई, आपको तुरंत समझ आ जाएगा आपके दांतों से खून आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट जरूर करना चाहिए। या आपको लग रहा है कि आपके दांत आजकल बहुत लूज हो गए हैं या हिलने लग गए हैं, मसूड़ों के बीच में कुछ फंसा रहता है, या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपको निकालने का मन करता है या बार बार टूथपिक यूज करने का मन करता है, मसूड़े सूजे सूजे से लगते हैं, लाल लगते हैं, इन कारणों के वजह से आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर आपके मसूड़े या दांत सही भी हैं तो आपको अपनी मंथली 3 मंथ्स में अपनी विजिट अपने डेंटिस्ट के साथ जरूर रखनी चाहिए। अगर आपके मसूड़ों में पायरिया है या खून की समस्या है तो सॉफ्ट ब्रश या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करें। अगर आपके दांत सही हैं, स्वच्छ हैं और कोई समस्या नहीं है तो आप मीडियम ब्रिसल्स यूज कर सकते हैं। मैं ये ब्रिसल्स आपके सॉफ्ट हार्ड की ब्रिसल्स के उस पे बता रही हूँ कि आपको अगर छूने में लगता है सॉफ्ट, अगर सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश कहते हैं, अगर हार्ड लगता है तो हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ब्रश चूज कर सकते हैं। आप जितनी बार खाना खाएं या फिर मुंह में चिपकने वाला, दांतों में चिपकने वाला खाना खाएं, उसके खाना खाने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ब्रश करना ही है। अब ब्रश कैसे करना है? आप अपना ब्रश लेंगे, उसे हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे, पीछे के दांत से शुरू करते हुए आप आगे की तरफ आएंगे। जो आपका ब्रश का एंगुलेशन होगा वो 45 डिग्री एंगल होगा टुवर्ड्स दी अपना मसूड़ों से, और धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे। इस दौरान आप अपने मसूड़ों की भी मसाज करते हुए आएंगे। उस वजह से ये होगा, आपके मसूड़ों का सर्कुलेशन बढ़ेगा और मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं कम होंगी। अब दांतों की सफाई सिर्फ दांत ब्रश करने तक ही नहीं सीमित है, इसके बाकी की प्रक्रिया है
जीभ की स्वच्छता। आपको पता है क्या 95% जो बैक्टीरिया है हमारी जीभ में रहते हैं। तो टंग क्लीनिंग भी हमारे मुंह का साफ करने का एक बड़ी प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप अभी तक इंक्लूड नहीं किया है टंग क्लीनिंग को अपनी दिनचर्या में, तो आप प्लीज इंक्लूड कर दीजिए। सो टंग क्लीनिंग कर ली, आपने ब्रश कर लिया, आपने टंग क्लीनिंग कर ली, तब जाके आपकी प्रक्रिया पूरी होती है। और हाँ, आप ब्रश कितनी बारी में बदलते हैं? कम से कम आपको अपना जो ब्रश है हर 3 महीने में बदल लेना चाहिए, तभी आप इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं। देखिए, अगर ब्रश करते हुए आपके दांतों से खून आ रहा है, मसूड़ों में सूजन लग रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि दिक्कत बढ़ने से पहले ही उसे रोका जा सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मौसम बदला नहीं कि तबीयत खराब होने लगी, खांसी आने लगी, सर्दी जुकाम हो गया। अब इनसे निपटने के लिए लोग अक्सर कफ सिरप पीते हैं। इससे झटपट आराम भी मिल जाता है। फिर यही कफ सिरप की बोतल तब तक इस्तेमाल होती रहती है जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाती या फिर उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती। मगर कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कफ सिरप को सिर्फ 1 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर उसके काम करने की क्षमता घट जाती है। यानी कफ सिरप पीने के बाद भी कोई असर नहीं होता। अब क्या वाकई ये सच है? क्या कफ सिरप को 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ये हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा से। डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि अक्सर दवाइयों पर लिखा होता है कि उन्हें कितने समय तक सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। कफ सिरप की बोतल पर भी ये जानकारी होती है। हालांकि आम सलाह यही है कि कफ सिरप को 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दरअसल जब कफ सिरप को खोला जाता है तब वो हवा, नमी और बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, जिससे उसकी क्वालिटी प्रभावित होती है और उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। कफ सिरप में अक्सर शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं, जिससे कि बैक्टीरिया या फंगस के पनपने का रिस्क रहता है। कई बार सिरप का रंग, स्वाद और गंध भी बदल जाती है। ऐसा सिरप पीने से खासकर बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए 1 महीने से ज़्यादा कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही हर बार पीने के बाद उसका ढक्कन कसकर बंद करना चाहिए। अगर कफ सिरप पर लिखा है कि उसे खोलने के कितने दिन बाद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका पालन करें। अगर नहीं लिखा है तब 1 महीने के भीतर सिरप पीकर ख़त्म कर दें। अच्छा, एक चीज़ और, कफ सिरप कैसे स्टोर करना है वो जानना भी ज़रूरी है। आमतौर पर कफ सिरप की बोतल पर लिखा होता है कि उसे स्टोर करने का सही तरीका क्या है, माने उसे फ्रिज में रखना है या रूम टेम्परेचर पर। अगर बोतल पर लिखा है कि उसे रूम टेम्परेचर पर रखें, तो कफ सिरप को किसी सूखी जगह पर रखें। बोतल को धूप या गर्मी से बचाएं। अगर सिरप को ठंडी जगह पर रखने की सलाह दी गई हो तो उसे फ्रिज में रखें। सिरप को फ्रीज़र में ना जमाएं। बहुत ठंडे या फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखने से कुछ सिरप खराब भी हो सकते हैं। आप चाहें तो फार्मासिस्ट से भी पूछ सकते हैं कि सिरप कैसे रखना है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास से हेल्थ टिप। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो अक्सर ब्रेकफास्ट या डिनर स्किप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। दिन भर में बहुत कम या ना के बराबर खाते हैं। उन्हें लगता है कि खाना कम खाएंगे तो वजन जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन ये वजन घटाने का हेल्दी तरीका नहीं है। तो फिर वेट लॉस का सही तरीका क्या है? जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनकी डाइट कैसी हो, ये हमने पूछा आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर अंशुल सिंह से। डॉक्टर अंशुल कहती हैं कि वजन घटाने के लिए सुबह खाली पेट मेथी दाने या जीरे का पानी लें। मेथी दाने का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा कार्यक्रम। ये आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है। मेथी दाने का पानी बनाने के लिए 1 चम्मच मेथी दाना रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें। फिर सुबह इस पानी को हल्का गर्म करके खाली पेट पी जाएं। वहीं जीरे का पानी भी मेटाबॉलिज्म तेज करता है और पाचन सुधारता है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा रात भर के लिए भिगो दें। फिर सुबह इसे उबाल लें और छान कर पी जाएं। मेथी दाने और जीरे का पानी 1-1 दिन करके ले सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। जहां तक बात नाश्ते की है तो इसे सुबह उठने के 1 घंटे के भीतर कर लें, 8 से 8:30 के बीच। नाश्ते में आप 1 कटोरी पोहा खा सकते हैं, इसमें खूब सारी सब्जियां डालें। सूजी का हलवा बना सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, मूंग दाल या बेसन के 2 चीला बनाकर खा सकते हैं, स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। अगर चाय कॉफ़ी पीने की आदत है तो नाश्ता करने के आधे 1 घंटे के बाद ही पिएं। क्यों?
एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए, कई लोग नाश्ते में पोहा खाते हैं, साथ में चाय कॉफ़ी लेते हैं। अब पोहे में होता है आयरन, वहीं चाय में टेनिन्स और कॉफ़ी में कैफीन होता है। ये दोनों शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, इसलिए पोहा खाने के बावजूद शरीर को आयरन नहीं मिलता, इसलिए चाय हमेशा बाद में ही पिएं। नाश्ते के बाद 11 साढ़े 11 बजे के करीबन कोई एक फल खा लें। अगर फल खाने का मन नहीं है तो 1 कप वेजिटेबल सूप पी सकते हैं। चाहे तो 1 गिलास छाछ या नींबू पानी भी ले सकते हैं। वहीं आपका लंच 1 से 2 के बीच होना चाहिए। पहले सलाद खाएं, फिर दाल रोटी सब्जी। आप कोई भी दाल खा सकते हैं, दाल 1 कटोरी लें, इसी तरह सब्जी भी 1 कटोरी खाएं। साथ में 2 रोटी लें, रोटी गेहूं की भी बना सकते हैं और मल्टीग्रेन आटे की भी खा सकते हैं। अगर दाल सब्जी खाने का मन नहीं है तो पनीर की सब्जी, ग्रिल्ड चिकन या फिश भी खा सकते हैं। अगर चावल खाने का मन है तो 1 छोटी कटोरी चावल लें और साथ में रोटियों की संख्या घटा दें, यानी पोर्शन साइज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लंच में आप 1 कटोरी दही भी ले सकते हैं। फिर शाम को 4-5 बजे के करीबन 1 गिलास सत्तू का घोल पी सकते हैं। आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। चाय या कॉफ़ी से परहेज़ करें। इसके बाद आपका डिनर 7:30 से 8 बजे के बीच हो जाना चाहिए। डिनर में पहले सलाद लें, फिर सब्जी, दाल, रोटी खाएं, रोटी कम खाएं। कोशिश करें कि सलाद से ज़्यादा पेट भर जाए। आप डिनर में खिचड़ी या दलिया या फिर चीला भी खा सकते हैं। साथ ही पूरे दिन में 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। नमक 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा खाना 2 से 3 चम्मच तेल में बन जाना चाहिए। देखिए, वजन घटाने में 70% डाइट और 30% एक्टिविटी का रोल होता है, इसलिए आपको कम से कम आधा घंटा रोज़ कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। आप टहलने जा सकते हैं, योग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं या फिर कोई गेम खेल सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, आप अगर डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर से कोई सवाल है, इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए sehat.latob@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।